modulation. It is a process in communication. When we are sending a signal for transmission, the signal has certain frequency, and the frequency of signal is according to the frequency given by the source. If a person is speaking, then he has a frequency which is around 500 Hertz. If he is playing an instrument, the instrument has frequency. It may be very low, 50 Hertz. It may be very high, 2000, 3000, 5000 Hertz. So, this is our audible range, say. This is a low frequency, and because this is from the bass, we call it baseband frequency. Baseband frequency. If we want to send this signal to a far away place, हमको अपने साउंड को बहुत दूर भेजना है, तो हम बहुत जोर से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा दूर वो नहीं जाएगा। सिमिलरली यही चीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ होती है, यही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिग्नल के साथ होती है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है तो उसकी एनर्जी कम होती है। ये एक मंत्र याद रखिए, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनेट होती है? फ्रीक्वेंसी के। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। अगर कम एनर्जी है तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो सिग्नल अपने आप खत्म हो जाएगा। एंड व्हाट डू यू कॉल इट? डैम्पिंग। तो डैम्पिंग होने से सिग्नल खत्म हो जाएगा अगर उसकी एनर्जी कम है तो। ओके, तो हम अगर बहुत दूर तक सिग्नल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक प्रोसेस करनी पड़ती है, और वो है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना। पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से पावर तो बढ़ जाएगी, वो बहुत दूर तक चली जाएगी, पर क्या वो सिग्नल वैसा ही रह पाएगा? जैसे हमारा साउंड का सिग्नल 500 हर्ट्ज का है। अब अगर यही साउंड किसी को बॉम्बे में या दिल्ली में सुनना है तो उसको 500 फ्रीक्वेंसी का ही ये सिग्नल चाहिए जैसा ओरिजिनल है। अब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तो इसका साउंड ही बदल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे नहीं तो दूर तक नहीं जाएगा। ये एक प्रॉब्लम होता है बेस बैंड फ्रीक्वेंसी के साथ कि हम इसको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो फर्स्ट थिंग we will study that what are the problems due to which a low frequency signal or a baseband signal cannot be sent to a faraway destination as it is। ऐसे का ऐसा ही हम उसको क्यों नहीं भेज सकते हैं? तो इसको नोट करिए, बेसबैंड फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम्स in sending या transmitting to faraway place। There are basically three types of problems we face. Number one, how do we send the electromagnetic waves? We send the electromagnetic wave with the help of an antenna। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना में वोल्टेज के या इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस होते हैं, और इस वेरिएशन से यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और आगे बढ़ती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन होते हैं वो हमारा सर्किट करता है। जो एलसी पैरेलल सर्किट हमने पढ़ा था, एलसी पैरेलल सर्किट में वोल्टेज एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से पहली तरफ इस तरह से चेंज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, करंट ऑसिलेट करती है, और उसके रिस्पांस में इस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कन्वर्ट करता है? तो आंसर है एंटीना कन्वर्ट करता है। अब ये जो एंटीना कन्वर्ट करता है, इस एंटीना का साइज, हर एंटीना
किसी भी साइज का एंटीना किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट कर देगा क्या? आंसर इज नो। देयर इज ए फिक्स साइज ऑफ एंटीना, ओनली दैट साइज ऑफ एंटीना कैन प्रोपेगेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो साइज होता है एंटीना का, ये कितना होना चाहिए? तो आंसर है इसके साइज को मिनिमम लैम्डा का 1/4 होना चाहिए, देन इट कैन सेंड द डिजायर्ड सिग्नल। देखिए, एक वेव हमने भेजनी है और वो वेव ऐसी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1 लैम्डा, 1 लैम्डा। अगर हमने एंटीना इतना लंबा लिया तो वो एंटीना यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 अलग अलग बनाएगा और पूरा डिजाइन भेजेगा। क्यों? उसकी लंबाई भी उतनी ही है जितनी वेव की लंबाई है, तो बड़े आराम से हर जगह पर वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बनाएगा जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी कॉपी करके वो भेज सकता है, पर अगर हमने उसको यहाँ काट दिया तो फिर क्या करेगा? ये पूरी कॉपी नहीं कर पाएगा। तो हमको एंटीना की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 लैम्डा। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेक्निक निकाली। हमने कहा ऐसा करते हैं कि एंटीना की लेंथ हम 1 लैम्डा नहीं लेते, इसकी लेंथ हम सिर्फ λ/2 लेते। इतनी क्यों λ/2 लेते? तो हमने कहा इससे जो हम वेव ट्रांसमिट करवाएंगे, जो प्रोपेगेट कराएंगे, ये इतनी वेव को प्रोपेगेट करेगा। उसके बाद हम अपना सर्किट बनाएंगे, वो सर्किट इस वेव को ऑटोमेटिकली निगेटिव और बना लेगा। ये तो एक हिस्सा कौन बना के भेजेगा? एंटीना, और दूसरा हिस्सा कौन बना लेगा? हमारा सर्किट। वेव कंप्लीट हो गई तो हमारे एंटीना की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? λ/2, हाफ वेव एंटीना। तो हाफ वेव एंटीना से भी हम सिग्नल भेज सकते हैं, क्योंकि इससे जो सिग्नल जाएगा उसको निगेटिव करके इसके साथ जोड़ देंगे तो पूरा सिग्नल बच जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक और चीज सोची, देखा कि अगर हम इसको λ/2 की बजाय λ/4 कर दें, ये दिस इज ओनली λ/4, ये यहां से जिस वेव को भेजता है उसको हमने पहले ऐसा उल्टा करके उसके साथ जोड़ दिया। ये इतनी सी वेव को इसने भेजा, तो इसको हमने ऐसा उल्टा किया, इसके साथ जोड़ दिया, तो वेव कितनी बन गई? उतनी पॉजिटिव। तो इसको हमने लेटरल घुमाया, इसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद ये जो आ गया एडिशन होने के बाद इस पूरे के पूरे को निगेटिव करके रिपीट कर दिया, निगेटिव करके रिपीट कर दिया। अब ये पूरी वेव बन गई। तो इस पूरी वेव को बनाने के लिए हमको कम से कम कितना वेव चाहिए? तो हमको वेव 1/4 कम से कम चाहिए। तो 1/4 लेंथ की अगर हमको वेव मिल जाएगी, जैसे हमको ये वेव मिली ऐसे, बस, तो हमने क्या किया? पहले इसका एक पॉजिटिव हाफ बनाया, बिल्कुल इसका मिरर इमेज बनाने के लिए हमने ये ऐसा किया। फिर उसके बाद ये इसका हमने यहां पर निगेटिव बना दिया, बन गई पूरी। जबकि हमको सिग्नल कितना मिला था? 1/4। इस तरह से 1/4 एंटीना की लेंथ होने से हम अपने सर्किट से पूरी वेव बना सकते हैं। ये बात समझ में आए? तो λ/2 अगर वेव वो एंटीना की लेंथ होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज गुड। लेकिन कम से कम कितना चाहिए हमको? λ/4। तो एक बार उसको मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाने के बाद पूरे को क्या कर देंगे? इन्वर्ट कर देंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे, पूरी वेव बन जाएगी। तो एनीवे, दिस इज बिसाइड अवर सब्जेक्ट। आप ये याद रखेंगे कि एंटीना की लेंथ हमको कितनी चाहिए? λ/4। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 है, 500 हर्ट्ज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई क्यों? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 500 है। अब हमने 500 हर्ट्ज की बनाई है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसका लैम्डा कितना होगा? तो हमारा आंसर है 3 × 10⁸ क्या चीज है? वेलोसिटी। इसमें हमने इस फ्रीक्वेंसी से डिवीजन कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻²।
ये तो इससे हमको क्या मिलता है लैम्डा, और ये लैम्डा हमारा आया 10 टू द पावर 6, या और भी कम करेंगे तो 10 टू द पावर 5 मीटर। 10 टू द पावर 5 मीटर 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, और 10 टू द पावर 5 मीटर कितना होगा 100 किलोमीटर। इतना बड़ा एंटीना चाहिए। So length of this antenna is not possible. इसका मतलब है कि हमको ऐसा एक अच्छा एंटीना नहीं मिल सकता जो कि 500 फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर सके, वेव को ट्रांसमिट कर सके, क्योंकि ये इतनी लेंथ होना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज आवर फर्स्ट हैंडीकैप? आवर फर्स्ट हैंडीकैप इज द लेंथ ऑफ एंटीना is not practical. Length of antenna not practical. और ये कितनी होती है लैम्डा बाई 4, नॉट प्रैक्टिकल एट लो फ्रीक्वेंसी। अब सेकेंड, power transmitted by antenna. Power transmitted by antenna is proportionate to frequency. पावर किसके प्रोपोर्शनेट होती है? फ्रीक्वेंसी के। जब हम लो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो उसकी पावर भी कैसी होगी? लो पावर होगी, एंड इट कैन नॉट बी प्रोपिगेटेड टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। सो लो फ्रीक्वेंसी, लो पावर, लो फ्रीक्वेंसी, लो पावर कैन नॉट गो टू लार्ज डिस्टेंस। Cannot go to large distance. ओके, अब तीसरा प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम है मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स। मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स, किस तरह से सिग्नल मिक्सअप होंगे, इसका ये मतलब है बड़ा सिंपल है कि एक कमरे में अगर बहुत से आदमी, बहुत से लोग बात कर रहे हैं तो एक को दूसरे की बात सुनाई नहीं पड़ती है। क्यों बात सुनाई नहीं पड़ती है? क्योंकि सब लोग एक ही फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं। ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी 400, 500, 300 टू 500 के बीच में होती है, और सब लोग उसी फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं। अगर सब उसी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं तो हम सबकी आवाज को सुनते हैं, and that makes it disturbing, और it does not make it comprehensive. हम लोग उसको सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो अगर हमको समझ में आना है सिग्नल, तो क्या जरूरी है कि एक ही वेव आनी चाहिए, एक ही सिग्नल आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा वेव्स एक साथ आएंगी तो वो हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और ये आप लोग देखते हो, एक से ज्यादा अगर रेडियो के चैनल एक साथ चलने लगे, देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कौन क्या बोल रहा है। ओके, तो वो क्यों होगा? क्योंकि सब जितने भी हमारे ट्रांसमीटर हैं सब बेस बैंड फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन करना शुरू कर दें। बेस बैंड मतलब अराउंड 500। तो अगर सभी उसी में करेंगे तो ये सब आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, एंड इट विल नॉट बी क्लियर फॉर अस। तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहे। सो दिस इज मिक्सिंग अप सिग्नल बिकॉज ऑल सोर्सेज विल ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑल सोर्सेज ऑपरेट अराउंड same frequency. So due to these three problems, the baseband signal
कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू ए फार अवे डिस्टेंस। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनता है, और अगर हम मॉड्यूलेशन के बारे में ज्यादा लिखना चाहेंगे तो ये हमारा शुरू का इंट्रोडक्शन बनता है, दैट व्हाई डू वी नीड मॉड्यूलेशन। ओके, अब ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं इन ट्रांसमिटर। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? सॉल्यूशन, तीनों में हमको एक ही सॉल्यूशन मिलता है, और वो सॉल्यूशन है कि किसी भी तरह से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए तो तीनों में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू वेवलेंथ? वेवलेंथ विल बिकम स्मॉलर। अगर वेवलेंथ स्मॉल होते जाएगी तो एंटीना की लेंथ भी कैसी हो जाएगी? स्मॉल। एंटीना की लेंथ स्मॉल हो जाएगी, और अगर एंटीना की लेंथ स्मॉलर हो गई देन इट इज प्रैक्टिकल टू फॉर्म एन एंटीना। ओके, तो हाई फ्रीक्वेंसी हमारा सॉल्यूशन है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन। ओके, अब अगर हमने मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यूज की, जैसे मोबाइल के लिए हम लोग करते हैं मेगाहर्ट्ज में, अगर मेगाहर्ट्ज में यूज करेंगे तो वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? जैसे हमने यूज किया 10 टू द पावर 8 या 10 टू द पावर 9, इतना मेगाहर्ट्ज यूज किया। मोबाइल टू बेस स्टेशन होता है 1000 मेगाहर्ट्ज। अब देखिए 1000 मेगाहर्ट्ज, इसके लिए हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालिए। 1000 मेगाहर्ट्ज के लिए लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए आपने कैलकुलेट किया कितना है? 3 लाख? नो सर 10,000 मेगाहर्ट्ज। 3 into 10 to the power 8. This is velocity and this is to be divided by frequency. Frequency मैंने आपको कितना बोला था? 1000 मेगाहर्ट्ज। 1000 मेगाहर्ट्ज, मेगा कितना होता है? 10 to the power 6। अब देखिए कितना आया? 0.3 मीटर। 0.3 मीटर कितना होता है? That is almost 30 सेंटीमीटर। अगर इतना लैम्डा आएगा तो लैम्डा बाई 4 कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है? ये दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो इतने लंबे एंटीना से ये वाली फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं। तो इतना लंबा एंटीना हमारे मोबाइल में होता है। मोबाइल में थोड़ा इससे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो ये एंटीना और थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले ये एंटीना ऊपर लगाते थे, आजकल इसको अंदर कर देते हैं, पर ये एंटीना होता है। ठीक है, अगर और ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो इसकी लेंथ और कम हो जाएगी, पर ये हमने बनाया 1000 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से। इस तरह से ये एंटीना की लेंथ हमने कम कर ली और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रिसीव करने के लिए, भेजने के लिए, सभी हम किस में काम करेंगे? 1000 मेगाहर्ट्ज के आसपास ये वेव्स को भेजेंगे या रिसीव करेंगे, तो हमको एंटीना छोटा जरूरत पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आप सोच सकते हैं कि जो कम फ्रीक्वेंसी के मीडियम वेव की जो वेव्स होती हैं, जिसको हमने क्या पढ़ा था, जो ग्राउंड वेव के फॉर्मेट में जाती है, ग्राउंड वेव के फॉर्मेट में जाती है, वो कितनी होती है? अप टू 30 मेगाहर्ट्ज। अगर वो इस तरह से 1000 मेगाहर्ट्ज ना होके 30 मेगाहर्ट्ज हो जाएंगी तो उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? ज्यादा लंबी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होने से वेवलेंथ लंबी हो जाएगी। अगर वेवलेंथ उसकी लंबी हो गई तो उसके एंटीना की लेंथ हमको कैसी चाहिए? ज्यादा लंबी चाहिए। वेवलेंथ ज्यादा लंबा एंटीना उसका चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि पुलिस के जो ट्रांसमीटर रहते हैं उसके एंटीना ऐसे लंबे लंबे निकले रहते हैं। तो ये लंबा एंटीना जो हम लोग रखते हैं, इट इज बिकॉज इट इज वर्किंग एट ए लोअर फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी उतनी उसकी लेंथ
कम होती चली जाएगी। रेडियो में लंबा एंटीना रहता है तो उसका भी वही है। रेडियो में हाँ, रेडियो में लंबा एंटीना होता है मीन्स फ्रीक्वेंसी कम, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी से लेमडा और लेमडा से लेमडा बाई 4 यानी लेंथ ऑफ द एंटीना, इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई। सेकंड प्रॉब्लम तो यही प्रॉब्लम था कि पावर इज लेस बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज लेस। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो पावर ज्यादा हो जाएगी और डैम्प होने के पहले ही वो बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। तो ये सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी का। थर्ड प्रॉब्लम मिक्सिंग अप को हम हाई फ्रीक्वेंसी में इसको भी सॉल्यूशन इसका हमको मिल जाता है। जैसे हमने काम करना शुरू किया 10 टू द पावर 6 में, 10 टू द पावर 6। अब ह्यूमन वॉइस जो है उसमें कितना कम ज्यादा होता है, तो आंसर है 500 हर्ट्ज। ओके, या ये हमने मान लिया 5000 या 2000 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी। ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज मैक्सिमम होती है। सो 20 किलोहर्ट्ज से हमको ज्यादा नहीं चाहिए, तो 10 की पावर कितनी हुई 4, ठीक है। तो ये 10 की पावर 4 हमें चाहिए से 10 किलोहर्ट्ज, दिस इज 10 टू द पावर 4। अब अगर हम एक स्टेशन बनाते हैं 10 टू द पावर 6, इसमें 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज रखते हैं, तो ऐसे कितने स्टेशन बन जाएंगे 100। इसका ये मतलब है कि एक स्टेशन हमारा काम करता है, जैसे 10 टू द पावर 4 का मतलब है 10,000 हर्ट्ज। तो एक स्टेशन हमने बनाया 5 लाख फ्रीक्वेंसी, दूसरा स्टेशन बनाया 5,20,000 हर्ट्ज। तो 5 लाख वाले में ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी 5,10,000। 520 वाले में ज्यादा से ज्यादा कितनी जाएगी 5,30,000। तो देखो 5 लाख वाले को बैंडविड्थ कितनी मिली 10,000। कहां से कहां तक 5 लाख से 5,10,000 तक। उसमें हमारे सारे सिग्नल समा जाते हैं, जैसे भी सिग्नल। दूसरा स्टेशन हमने बाजू में बनाया और उसकी फ्रीक्वेंसी रखी 5,20,000 और उसमें वेरिएशन कितना 10,000। तो 520 से 530 तक दूसरा स्टेशन ऑपरेट करता है और 520 से 530 जो 10,000 है उसमें हमारे सारे सिग्नल आ जाते हैं, सब आवाजें हमको सुनाई पड़ती हैं। लेकिन 520 वाला 5 लाख को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि गैप कितना है 20,000। इसके बाद तीसरा स्टेशन हमने बनाया 6 लाख। अगर हमने 6 लाख फ्रीक्वेंसी बनाई तो वो कहां तक काम करेगी 6 लाख से 6,10,000 तक। 10,000 उसको भी मिला, पर क्या वो 5 लाख वाले को डिस्टर्ब करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो ट्यूनर सर्किट सबका अपना अपना रहेगा। तो ट्यूनर सर्किट में हमने क्या पढ़ा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की करंट अलग अलग हाई होती है। तो अगर हमारा ट्यूनर सर्किट 6 लाख वाला है तो 6 लाख वाले के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो ट्यून करेगा और 6 लाख से 10,000 ऊपर 10,000 नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी को वो पकड़ सकता है। लेकिन 5 लाख वाला जो सिग्नल और भी है यहां पर है स्पेस में, इसको वो ट्यून नहीं करेगा। लेकिन हमको बैंडविड्थ कितनी मिली 10,000। 5 लाख वाले के साथ 10,000, 5,50,000 में हमने एक और स्टेशन बना दिया, उसके आसपास भी कितनी फ्रीक्वेंसी है 10,000। वो भी ना 5 लाख वाले को डिस्टर्ब करता है और ना 6 लाख वाले को करता है। इसका ये मतलब है कि अगर हम डील करते हैं 10 टू द पावर 6 यानी 10 लाख फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो 10 लाख से 11 लाख इसके बीच में हम 4-5 स्टेशन बना सकते हैं और सब की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से 20-20 हजार दूर रखेंगे। तो उसमें क्या है, जो अपनी बैंडविड्थ को 10,000 रखना चाहता है कर ले, दूसरा भी 10,000 कर ले, लेकिन इन दोनों के बीच इतना गैप है कि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें।
यहां पर मैं बोल रहा हूं और मेरी फ्रीक्वेंसी 400 है, अगर आप बोलोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी मान लो 380 है, तीसरा आदमी बोलता है उनकी फ्रीक्वेंसी 430 है, और सब की सब फ्रीक्वेंसी हमारा कान सुनता है। लेकिन जब हम एक रिसीवर लगाते हैं जो 5 लाख की फ्रीक्वेंसी सुनता है तो वो 6 लाख की फ्रीक्वेंसी नहीं सुनता। क्यों? उसकी हमने ट्यूनिंग की हुई है। दूसरे को हमने 6 लाख पे लगाया, वो 5 लाख को नहीं सुनता। 5 लाख के साथ हमने प्लस माइनस 10,000 कर दिया, उसमें हमारे सिग्नल डाल दिए। 6 लाख के साथ प्लस माइनस 10,000 कर दिया, उसमें हमारे सिग्नल डाल दिए। अब दोनों जगह हमारे सिग्नल अलग अलग जा रहे हैं, दोनों रेडियो अलग अलग रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम 5 लाख या लैक्स में काम कर रहे हैं, 10 to the power 6 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम 1000 पे काम करते रहते तो सभी को 1000 के अंदर ही बोलना है, एक दूसरे को क्रॉस होता है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने से क्या होता है, एक दूसरे का डिस्टरबेंस नहीं होता, एंड वी कैन ऑपरेट सेपरेट स्टेशंस। ये बात समझ में आ गई? तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हमारा सॉल्यूशन है। अब हाई फ्रीक्वेंसी पर हम लोग किस तरह से काम करेंगे, ये इसको जो हाई फ्रीक्वेंसी पर हम बनाते हैं, हमारा ओरिजिनल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी है और उसको हाई फ्रीक्वेंसी बनाना है। इसको बनाने के लिए हम मिक्सअप करते हैं दोनों को, एंड दैट मिक्सिंग प्रोसेस इज मॉड्यूलेशन। तो आप ये कह रहे हैं क्रॉसिंग के लिए कि हमारे पास हर मोबाइल में एक ट्यूनिंग सर्किट है, दैट इज LCR सीरीज सर्किट, और उसकी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज 1/2π√LC, और उसी फ्रीक्वेंसी को वो ट्यून करता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी की वेव यहां पर आती है तो हमारा मोबाइल उसके साथ ट्यून करेगा और इसके अंदर करंट बढ़ जाएगी। अब आप ये बोल रहे हैं कि क्या उस फ्रीक्वेंसी का दूसरा मोबाइल नहीं होता है, तो आंसर है नहीं होता। क्या हम बना सकते हैं, तो आंसर है हाँ, हम बना सकते हैं, क्योंकि पहला भी हम ही ने बनाया है। जैसा हमने पहला बनाया वैसा हम दूसरा भी बना सकते हैं। और ये हम क्या चीज बनाएंगे, तो आंसर है ये हम सिम कार्ड बनाएंगे, क्योंकि नंबर किस में रहता है, सिम कार्ड में, उसके अंदर वो सर्किट रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, ठीक है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी का मोबाइल बनाएंगे, अगर उसी फ्रीक्वेंसी का आप मोबाइल बनाएंगे तो जिसमें लगाएंगे तो जब इसमें कॉल आएगा तो उसमें भी कॉल आएगा, उससे आप बात करेंगे तो लगेगा इससे बात हो रही है। तो ट्रेसिंग ऐसे ही होता है? ट्रेसिंग करते हैं? नहीं, ट्रेस ऐसे नहीं करते। ये जो चीज है दिस इज नोन एज क्लोनिंग। क्लोन करना मतलब उसकी बिल्कुल कॉपी बना लेना, ये क्लोनिंग है। ट्रेसिंग का तरीका दूसरा होता है। ट्रेसिंग का तरीका इस तरह से होता है कि जब हमारा मोबाइल से सिग्नल जाएगा तो इससे जब फ्रीक्वेंसी निकलती है, चारों तरफ वेव्स फैलती है, तो जो सबसे नियरेस्ट टावर होता है उस टावर के साथ इसकी ट्यूनिंग हो जाती है और उस टावर के थ्रू हमारा सिग्नल जाएगा। अब जो इसके ऑपरेटर्स हैं, अगर ऑपरेटर्स देखना चाहेंगे कि ये फोन नंबर किस टावर के साथ कनेक्ट हुआ है, तो उनको मिलेगा कि इस कॉलोनी में इस टावर के साथ ये कनेक्ट हुआ है, तो उनको पता लग जाएगा कि हम इसके 3 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो जो हमारा है मोबाइल, वो कोरबा वाले टावर के साथ कनेक्ट हो गया है, तो उनको क्या पता लग गया कि हम कहां से कहां गए। फिर थोड़ी देर बाद उनको रिपोर्ट आई कि ये फ्रीक्वेंसी का मोबाइल चांपा के साथ कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह से पुलिस ट्रेस करती है कि ये मोबाइल नंबर कहां कहां जा रहा है। तो ट्रेस करने में किसका हाथ होता है, टावर्स का। ये जो टावर लगे रहते हैं, ये टावर से पता लगता है कि कहां पर। अगर सिम निकाल के रख देंगे तो पुलिस ट्रेस नहीं कर पाएगी। क्या चीज? सिम निकाल के रख देंगे। हाँ, अगर आप मोबाइल ऑफ कर देंगे तो ट्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिम निकालने की भी जरूरत नहीं, मोबाइल ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे फिर उस मोबाइल को कोई ट्रेस नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी मोबाइल चोरी होती है तो सबसे पहले लोग सिम निकाल देते हैं उसका, क्योंकि अगर उसमें सिम है तुरंत ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आजकल तो वो दूसरा जो उसका नंबर होता है, एक और नंबर रहता है, यस, IMEI नंबर, वो मैन्युफैक्चरर का नंबर होता है। वो नंबर आप कोई भी सिम लगाइए, वो नंबर हम नहीं बदल सकते,
वो इसके हार्डवेयर के साथ होता है। तो अब अगर मोबाइल चोरी होता है तो हम लोग मोबाइल वाली कंपनी को रिपोर्ट करते हैं और वो उस नंबर को भी ढूंढ लेती है, IMEI का नंबर को वो भी ट्यूनिंग करके ही ढूंढते हैं, ट्यूनिंग करके ही ढूंढते हैं जितने नंबर है उसमें से। उस नंबर को ढूंढ के न सिर्फ ढूंढ सकते हैं बल्कि उसमें वो इंस्ट्रक्शन भी भेज सकते हैं। तो अगर वो उसमें इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को भेज के उसकी सर्किटरी को वो डिसेबल कर देते हैं। वो डिसेबल मतलब उसका सर्किट अब काम नहीं करेगा, वो मोबाइल परमानेंटली बंद हो जाता है, हाँ परमानेंटली क्लोज हो जाता है। तो ऐसा किसी भी मोबाइल के साथ किया जा सकता है और उसको इससे सिग्नल भेजे जा सकते हैं। एंड ऑल दिस इज कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कम्युनिकेशन है। उसके लिए उन्होंने एक अलग फ्रीक्वेंसी रेंज रखा हुआ होता है, उससे वो ये काम कर सकते हैं। ओके, एनीवे फिर से वापस इस पर आते हैं। तो हमारे ये तीनों प्रॉब्लम किससे सॉल्व होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी से। किस तरह से सॉल्व होते हैं आपको समझ में आ गए? ठीक है, एंटीना का साइज छोटा क्यों हो जाएगा? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे लैम्डा कम हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा दूर तक वेव क्यों जाएगी? क्योंकि पावर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में पावर ज्यादा होगी, ज्यादा दूर तक जाएगी। तीसरी चीज, आपस में क्लैश ओवरलैप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में हम सबको अलग अलग स्लॉट देते हैं, हर बैंडविड्थ को अलग अलग स्लॉट देते हैं। वो स्लॉट एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते। ओके, ये तीनों चीजें सॉल्व हो गई। कैसे? हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल बनाने से। अब बात यह है कि हमारे ओरिजिनल तो लो फ्रीक्वेंसी के रहते हैं, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी के कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम वही काम करते हैं जैसा शुरू के एग्जांपल में मैंने बताया था कि अगर हम नहीं दौड़ सकते हैं तो हम ट्रेन पे चढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रेन अच्छा दौड़ती है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक ऐसी वेव लेकर आते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और उसको दौड़ने के लिए कहते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी की एक वेव जो लेकर आएंगे जो कि हमारी सिग्नल वेव को लेकर जाएगी, तो उस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हम बोलेंगे कैरियर वेव, क्योंकि वो हमारे सिग्नल को कैरी करेगी। सो दैट इज ए कैरियर। तो कैरियर वेव बेसिकली क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव है ये कैरियर वेव है। ये ज्यादा दूर तक जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वेव को जब हम लेकर आते हैं और उसकी शेप को देखते हैं तो उसकी शेप इस तरह की रहती है जैसे कि हमारी रेगुलर वेव्स रहती हैं। ये इस तरह से। This frequency is very high frequency। फ्रीक्वेंसी आप यहां से समझ सकते हैं, यहां से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 सेकेंड में अगर वो यहां तक पहुंची है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस गिव्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ये वाली जो हाइट है ये हमको क्या देती है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये, और ये हमको देता है फ्रीक्वेंसी। ये वाली हम एक वेव लेके आए। अब ये वेव कैसी है? फ्रीक्वेंसी हाई, एम्पलीट्यूड से। अब हमारे पास जो सिग्नल होता है वो सिग्नल कैसा होता है? तो आंसर है वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बड़ी कम होती है और एम्पलीट्यूड भी कोई खास नहीं होता। ये हमारा सिग्नल है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये सिग्नल एज इट इज सेफ दूसरी जगह पहुंच जाना चाहिए। तो हमको क्या करना है? इसको इस पर लोड करना है, लोड करके इस वेव को छोड़ देना है। दूसरा मोबाइल पकड़ेगा, दूसरा मोबाइल पकड़ के क्या करेगा? इस वेव से इसको अलग करा देगा। अब इसको जो हमने इस वेव के साथ जोड़ना है, जो कंबाइन करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेट करना मीन्स बदलना। किसको बदलना है? तो आंसर है हम कैरियर वेव को बदल रहे हैं। कैरियर वेव को बदल रहे हैं, किसके अनुसार बदल रहे हैं? सिग्नल वेव के अनुसार बदल रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे सिग्नल, और ये क्या चीज है? कैरियर। तो कैरियर वेव में हम कुछ चेंजेस क्रिएट करते हैं,
वो चेंजेस किसके अनुसार होते हैं? सिग्नल के अनुसार, और उससे एक रिजल्टेंट वेव बनती है। उस रिजल्टेंट वेव में फ्रीक्वेंसी तो कैरियर की ही होती है, लेकिन सिग्नल किसके होते हैं? जो हमारा सिग्नल वेव है उससे दोनों को मिलाकर जो वेव बनती है दैट इज नोन एज मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड, तो कैरियर प्लस सिग्नल ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा? मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, इस मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग दो मेथड से पढ़ सकते हैं। पहले कि हम मॉड्यूलेशन कैसे करेंगे, मींस चेंजेस किस तरह से करेंगे कि हमारा सिग्नल उसमें चला जाए। तो हम ये देखते हैं कि जो कैरियर वेव है उसमें मॉड्यूलेट करने लायक है क्या? मॉड्यूलेट करने लायक क्या है? उसके पास कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको हम कम या ज्यादा करके मॉड्यूलेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि एक बार अगर आप इक्वेशन को देखेंगे, वेव के इक्वेशन को, तो उसमें वेरिएबल कौन कौन होते हैं? तो आंसर है उसमें y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये जनरल इक्वेशन है ऑसिलेशन का। इसमें वेरिएबल कौन है? सॉरी, नॉट वेरिएबल, व्हाट आई एम आस्किंग इज इसके पैरामीटर्स कौन? वेरिएबल तो y और t है। अच्छा, इसमें जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर है एम्पलीट्यूड, दिस इज व्हाट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दूसरा पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा पैरामीटर है इनिशियल फेज या फेज। सो दीज आर दी थ्री पैरामीटर्स ऑफ एनी वेव। इन तीन पैरामीटर्स में हम जब ये वेव चलती है तो इन तीनों पैरामीटर्स में हम चेंज करते जाते हैं। इन तीन पैरामीटर्स में हम चेंज करते हैं और हम अपना सिग्नल पहुंचा देते हैं। राइट? तो आगे आप नोट करिए, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच low frequency signals are superposed on high frequency carrier wave, are superposed on high frequency carrier wave। ये है मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन। उसके बाद लिखिए, a wave has three parameters. A wave has three parameters according to equation y is equal to a sin omega t plus phi, and these three parameters are amplitude, frequency and phase। Okay, while this wave is traveling, while this wave is used or modulated, while this wave is used or modulated, either of this parameter, any one of this parameter is changed according to, any one of this parameter is changed according to the signal, according to the signal, and we say the signal is loaded in the shape of amplitude or frequency or phase।
full stop. In this way there are three types of modulations. Number one, amplitude modulation. Number two, frequency modulation. And number three, phase modulation. Amplitude, frequency, and phase. Frequency modulation, phase modulation. There are three types of modulations used. ओके, तो ये तीन तरह के मॉड्यूलेशन। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड कि किस तरह से ये मॉड्यूलेशन यूज किए जाते हैं और कैसे हम चेंजेस लाते हैं। ओके, ठीक है, फिर हम लोग आज यही क्लोज करते हैं।